तो ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के तीसरे दौर से पहले दो टूक कह दिया है कि बातचीत कीजिए, ब्लैकमेल या धमकी नहीं। क्योंकि ईरान ये बयान क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ट्रंप के जो वार्ताकार हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि हमने ईरान की घेराबंदी की हुई है, बावजूद इसके ईरान नर्म क्यों नहीं पड़ रहा, ईरान झुक क्यों नहीं रहा। सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि आपको समझना पड़ेगा कि ईरान अलग मिट्टी का बना हुआ है, धमकी या ब्लैकमेल के सामने हम नहीं झुकने वाले हैं। यह बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्टीव विटकॉफ के बयान पर दरअसल उन्होंने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत पर बोलते हुए कहा कि अगर कोई भी बातचीत पहले से थोपे गए फैसले या पहले से बनाई गई राय के आधार पर शुरू की जाएगी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है स्टीव विटकॉफ के उस इंटरव्यू से पहले जिसमें वो ईरान से सरेंडर करने को बोल रहे हैं, आत्मसमर्पण करने को बोल रहे हैं। मैं आपको बतलाऊंगा स्टीव विटकॉफ ने दरअसल अपने इंटरव्यू में क्या कहा, उसके क्या मायने हैं और ईरान आखिर क्यों सरेंडर नहीं कर सकता। मगर गौर फरमाएं इस्माइल बागची ने और क्या कहा, गौर फरमाएं। बाकी ने ये बातें तेहरान में अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही जब वो अमेरिकी स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ के बयान पर जवाब दे रहे थे। 2 दिन पहले CNN को दिए गए इंटरव्यू में विटकॉफ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं कि आखिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सरेंडर क्यों नहीं करते, जबकि अमेरिका ने उसकी सीमाओं के पास भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। इस पर बाकई ने कहा यह पहली बार नहीं है जब हमने ऐसे उलझे हुए और विरोधाभासी दावे सुने हैं। हम फैसला ईरान की समझदार जनता और देश की राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ते हैं कि वो ईरान की बातचीत की रणनीति और बदले में अमेरिका की रणनीति के बारे में खुद फैसला तय करें। कोई भी बातचीत अगर पहले से थोपे गए बोझ और पूर्वाग्रह के साथ शुरू होगी तो वो स्वाभाविक रूप से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि न्यूक्लियर मुद्दे और प्रतिबंधों में राहत को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल साफ है और देश को अमेरिका के स्टैंड का भी पूरा अंदाजा है। दोस्तों, ये पूरा बवाल मचा है अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के CNN को दिए गए इंटरव्यू के बाद। सही सुना आपने, ट्रंप के वार्ताकार स्टीव विटकॉफ CNN को इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू का जो लब्बो लबाब यही है कि भाई हमने घेराबंदी की हुई है, हमने वहां पर USS एब्राहम लिंकन भेजा है, हमने अपने तमाम जंगी जहाज भेजे हुए हैं, हमने अपने तमाम सैनिक बेसिस को सतर्क कर दिया है, बावजूद इसके ईरान टस से मस नहीं हो रहा। क्या कहा स्टीव विटकॉफ ने, गौर फरमाया जाए। स्टीव विटकॉफ ने CNN से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं कि भारी अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। उनके मुताबिक अमेरिका साफ तौर पर जीरो एनरिचमेंट चाहता है, यानी ईरान बिल्कुल भी यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे और अपने मुख्य न्यूक्लियर ठिकानों जैसे नतांज, फोर्दो, इस्फाहान को तोड़े और जो भी एनरिच यूरेनियम है उसे देश से बाहर कर सके ताकि वो कभी बम बनाने के करीब ना पहुंचे। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि इतने दबाव के बाद भी ईरान क्यों सरेंडर नहीं कर रहा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान साफ तौर पर कहे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता और इस बात को साबित करने के लिए ठोस कदम उठाने को तैयार है। अमेरिकी शर्त है कोई एनरिचमेंट नहीं, कोई हथियार बनाने का काम नहीं और मौजूदा स्टॉकपाइल भी हटाया जाए। अब दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए कि यहां पर स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा। स्टीव विटकॉफ ने 3 न्यूक्लियर ठिकानों के नाम लिए, वो है नतांज, फोर्दो और इस्फाहान। यहां स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि इन 3 ठिकानों को ईरान तोड़े। अब यहां पर विरोधाभास क्या है जिसका जिक्र इस्माइल बागची कर रहे थे। इन तीनों ठिकानों पर याद कीजिएगा 12 दिन की जंग में अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका का दावा था कि हमने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि हमने उसकी परमाणु शक्ति को बर्बाद कर दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको तोड़े।
आपको अंदाजा है दोस्तों, एक दबंग देश जिसकी सोच दबंगई से भरी हुई है, वो किस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है। पहले तुम खुद कहते हो कि हमने उसे तबाह कर दिया, अब तुम कह रहे हो कि उसे तोड़ा जाए। अमेरिका चाहता क्या है? और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं करना चाहता। गौर फरमाएं। विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। सॉवरेंटी और प्रतिष्ठा। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को राष्ट्रीय अधिकार और तकनीकी प्रगति का प्रतीक मानता है। पूरी तरह छोड़ देना उसे झुकने जैसा लगेगा। अब आप मुझे बताइए, जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान अब तक ये कहता रहा है कि उसका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य है, शांतिपूर्ण मकसद है, आखिर वो उसके साथ समझौता क्यों करेगा? दूसरा कारण, घरेलू राजनीति। वहां की सियासत में न्यूक्लियर प्रोग्राम को राष्ट्रीय गर्व से जोड़ा गया है। खुला सरेंडर करना अंदरूनी तौर पर सरकार को कमजोर कर सकता है, और न सिर्फ कमजोर कर सकता है, हो सकता है सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो जाए। हो सकता है कि ईरान के अंदर जो कट्टर तबके हैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर में, वो बगावत कर दें। इसलिए सरकार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगी। तीसरा कारण आपके स्क्रीन पर, पुराना अनुभव। पहले भी ईरान ने समझौता किया था, लेकिन बाद में अमेरिका डील से बाहर हो गया और फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इससे तेहरान में भरोसा कम हुआ है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जब ओबामा राष्ट्रपति थे उस वक्त ईरान के साथ एक समझौता किया गया था, मगर फिर 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अमेरिका उस डील से अपने हाथ वापस खींच लेता है। अब आप मुझे बताइए, ईरान ऐसे में अमेरिका पर कैसे भरोसा करे? इसके अलावा ईरान लगातार उन संस्थाओं पर भी सवाल उठा रहा है जिनका काम है रेफरी बनना, निष्पक्ष बनना। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी पर ईरान कड़ा प्रहार कर रहा है और उसके दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहा है। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? गौर फरमाएं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के हालिया बयान पर सवाल पूछे जाने पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पिछले साल जून में 12 दिन की इस्राइल ईरान जंग के दौरान नुकसान झेल चुके अपने न्यूक्लियर साइट्स की जांच की इजाजत नहीं देता तो कोई न्यूक्लियर समझौता नहीं हो पाएगा। इस पर इस्माइल बागची ने कहा कि IAEA को उन डैमेज साइट्स तक पहुंच देना बातचीत की कोई शर्त नहीं है और ना ही अमेरिका ने इसे मुद्दा बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि IAEA के साथ ईरान का सहयोग एक अलग मामला है और 2025 के लिए उसके शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज से जुड़ी सभी जांच प्रतिबद्धताएं पूरी हो चुकी हैं। बाकाई ने यह भी कहा कि जिन साइट्स को हमले में नुकसान हुआ है उनकी जांच अलग मामला है, क्योंकि ऐसे हालात के लिए कोई तय प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है, खासकर तब जब पहली बार किसी देश की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सुविधाओं को विदेशी सैन्य हमले में निशाना बनाया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। आपको याद होगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने एक बयान जारी किया था जिसमें ईरान की IRGC को आतंकवादी संगठन बताया गया था। ईरान लगातार इन तमाम संस्थाओं की स्वायत्तता, आजादी, निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है और उसके तेवर साफ हैं कि इस्राइल के सामने हम नहीं झुकने वाले हैं, ब्लैकमेल और धमकी के सामने हम नहीं झुकने वाले हैं। गौर फरमाएं, धमकी से नहीं डरते। बाकाई ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क है और कूटनीतिक बातचीत के साथ साथ हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ईरान को लगा कि दूसरी तरफ बातचीत को धोखे के औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो उसी हिसाब से अपना रुख अपनाएगा। प्रवक्ता ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान पर कोई भी हमला सीधा आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा और उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और ईरान इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि जो अमेरिका के साथ उसकी बातचीत चल रही है वो बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो जाए। उसके पीछे सिर्फ एक ताकत है, बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की माने तो इस्राइल कर रहा है बातचीत को सैबोटाज। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत को इस्राइल द्वारा पटरी से उतारने की कोशिशों पर सवाल पूछे जाने पर बाकाई ने कहा कि इस्राइली हुकूमत हर तरह की बातचीत में तोड़फोड़ करने वाली भूमिका निभाती है। यहां तक कि कुछ पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे बिग रूइनर यानी सब कुछ बिगाड़ने वाला तक कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस्राइल को लगता है कि उसकी मौजूदगी और सुरक्षा पश्चिम एशिया में अस्थिरता और टकराव बने रहने पर ही टिकी है।
प्रवक्ता ने अमेरिका को भी आगाह किया कि वो इसराइल की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहे ताकि उसकी गैर जायज मांगों की वजह से इलाके में अंतहीन युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रंप और नेतन्याहू की सोच में एक बुनियादी फर्क है। ट्रंप बातचीत को मौका देना चाहते हैं, मगर इसराइल बातचीत में विश्वास कतई नहीं रखता। वो इस इलाके को युद्ध में झोंक देना चाहता है। ट्रंप कई बार जब सख्त तेवर अपनाते हैं तो यकीनन इसके पीछे इसराइल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मगर बड़ा प्रश्न, इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? बकौल ईरान, ये इसराइल की विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट सोच है। ईरानी राजनयिक के मुताबिक इस्राएली हुकूमत खुले तौर पर विस्तारवाद की बात करती है और कुछ अरब देशों को अपने साथ मिलाने, एनेक्स करने की वकालत करती है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी। उन्होंने कहा कि ऐसे रुख की वजह से इस्लामी और अरब देशों में यह सोच और मजबूत हो रही है कि क्षेत्र को शांति और सुरक्षा के लिए असली और लगातार खतरा ज़ायनिस्ट इस्राएली हुकूमत से है। इसी आधार पर क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग और एकता की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी महसूस हो रही है ताकि इन अस्थिर करने वाली नीतियों का मुकाबला किया जा सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और कहीं ना कहीं ईरानी सोच कामयाब हो रही है। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले उसने रूस और अजरबैजान के साथ सामरिक सहयोग की शुरुआत की थी, यानी यह सहयोग मध्य पूर्व से बाहर जा रहा है। फिर याद कीजिएगा, चीन लगातार ईरान के साथ बना हुआ है। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिनों में चाइना, रशिया और ईरान के बीच में सामरिक सहयोग, नौसेना सहयोग को लेकर ऑपरेशन होने वाला है। पहले याद कीजिएगा, 1 फरवरी और 2 फरवरी को ऐसा ही नौसेना अभ्यास हुआ था जो ईरान ने किया था जब अमेरिका उसकी घेरेबंदी कर रहा था। अब यानी कि अगले 2 या 3 दिनों में उम्मीद की जा रही कि रूस, चाइना और ईरान के बीच में यह सहयोग शुरू होगा, यह नौसेना अभ्यास शुरू होगा। इसके अलावा मत भूलिए कि किस तरह से यूएई, सऊदी अरब, टर्की, कतर ने साफ तौर पर अमेरिका को कह दिया है कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका ने अपने नौसेना जहाज वहां पर भेजे हैं। यही वजह है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन जो है वहां पहुंचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अब उसके पास सैनिक बेसिस उस पैमाने पर मौजूद नहीं है। चंद जगहों को छोड़ के, इसराइल इराक को छोड़ दें, जिबूती को छोड़ दें, तो इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे सैनिक बेसिस अब अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। कम से कम इन 4 देशों ने मना कर दिया है। और ईरान की यह सोच, ईरान की यह कोशिश रंग ला रही है। मगर अब देखना है दोस्तों कि अगले 10-15 दिनों में क्या होता है, क्योंकि याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने ईरान को 15 दिन का समय दिया है। 5 दिन गुजर चुके हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कब इस मामले को लेकर अमेरिका क्या रुख अपनाता है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।